Hello everyone, you are watching a complete video series of data mining and data warehousing. This is part 17. I am PN Arya presenting this video. In this video, we will cover K-Mudite clustering algorithm, PAM, functioning of K-means algorithm, functioning of K-Mudite algorithm and K-Mudite algorithm steps. तो के मीन्स एल्गोरिथम में कुछ लिमिटेशंस थी जो कि के मीडिएट एल्गोरिथम में हम उस उन लिमिटेशंस को कवर करेंगे। ओके, तो यदि आपने जो लास्ट वीडियो था के मीन्स एल्गोरिथम का, तो के मीन्स एल्गोरिथम का और उसके बाद एक और वीडियो बनाया था जो कि के मीन्स के एल्गोरिथम का यूज़ करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो के मिडवाइड का इस वीडियो को देखने से पहले मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप के मीन्स का एल्गोरिथम का वीडियो उसको देखिए, क्योंकि वो वीडियोज आप देख लेंगे के मीन्स एल्गोरिथम क्या होता है उसका न्यूमेरिकल, देन आपको के मिडवाइड आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, और के मीन्स जो उसका न्यूमेरिकल उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियोस की, तो मेरा सजेशन यही रहेगा। ओके, तो के मीन्स में जो ड्रॉबैक था या के मिडवाइड एल्गोरिथम को एज अ इम्प्रूव्ड वर्जन या इम्प्रूव्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम कह सकते हैं के मीन्स का। ओके, तो के मीन्स में जो ड्रॉबैक था वो आउटलायर की प्रॉब्लम थी। ओके, तो पहली जो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या क्या लिमिटेशन थी, तो पहला जो लिमिटेशन था आउटलायर का, और फिर सेकंड आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आउटलायर क्या होता। ओके, तो लिमिटेशन क्या थी और आउटलायर क्या होता है, इन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। सपोज दिस इज द डेटाबेस ऑफ द एम्प्लॉइज। यहाँ पर 8 एम्प्लॉइज का डेटा दिया हुआ है, उस हर एक एम्प्लॉइज की यहाँ पर करस्पॉन्डेंस सैलरी दी हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इस डेटा का यूज करके मीन्स एंड मिडवाइड का। तो मिडवाइड को हम एज अ मीडियन भी कह सकते हैं। ओके, तो मीन्स कैलकुलेट करते हैं। तो मीन्स कैलकुलेट करने के लिए सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी हम सम करेंगे और टोटल एम्प्लॉयज़ 8 हैं। ओके, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़। ओके, तो यहाँ पर मीन कैलकुलेट कर लिया, तो देन वी गेट द सैलरी 23,625 रुपीज़। देन हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे या मिडवाइड। ओके, तो मिडवाइड कैलकुलेट करने के लिए वी अरेंज द ऑल सैलरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, और देन चूज द टू एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम द मिडिल। ओके, एंड देन डिवाइड बाय 2। ओके, so we get the average salary of employee, so we get the 24,250 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एवरेज सैलरी है लगभग बराबर है। ओके, so we can easily compare the employee सैलरी, तो यहाँ पर आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अब इस डेटाबेस में एक सपोज ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय आता है, तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय ऐड होता है और उसकी सैलरी 1,50,000 होती है। ओके, अब हम इस डेटा का यूज़ करके फिर से मीन और मिडवाइड मिडवाइड या मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो मीन कैलकुलेट करते हैं तो मीन वही सेम जो प्रीवियस में किया था, सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी हम सम करेंगे, देन 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी एक एम्प्लॉय यहाँ पर इंक्रीज हो गया तो इसलिए हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो वी गेट द एवरेज सैलरी 37,666 रुपीज समथिंग पैसे। ओके, और यहाँ पर अब मीडियन कैलकुलेट करेंगे, तो मीडियन में सारे एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देन वी गेट द मिडिल टू एम्प्लॉय सैलरी। ओके, सो वी गेट द मिडिल टू एम्प्लॉय सैलरी डिवाइड बाय 2, तो वी गेट द एवरेज सैलरी 24,750 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मीन हमने कैलकुलेट किया, तो मीन का जो एवरेज सैलरी आई है वो 8 एम्प्लॉयज़ की सैलरी से हम उसको कंपेयर करेंगे तो काफ़ी मीन्स कंपेरेबल नहीं है। ओके, क्योंकि 37,000 यहाँ पर 8 एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो अप्रोक्सीमेटली 25 और 26 जो मैक्सिमम है। ओके, और जो जो न्यू एम्प्लॉय उसकी सैलरी काफ़ी डिफरेंट है। तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की सैलरी है वो न्यू एम्प्लॉय से काफ़ी मीन्स डिफरेंट है, काफ़ी हाई है। तो इसे हम कह सकते हैं एज अ आउटलायर डेटा पॉइंट। ओके, तो आउटलायर डेटा पॉइंट की डेफिनेशन होती है कि द वैल्यू इज द सो फॉर, मीन्स वैल्यू का डिफरेंस है जो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस होना या ह्यूज डिफरेंस कंपेयर टू एग्जिस्टिंग डेटाबेस। ओके, और एग्जिस्टिंग डेटा पॉइंट्स और डेटा ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो जो
मीन्स यहाँ पर कैलकुलेट किया था। तो मीन्स में क्या होता है, मीन्स जो है क्लस्टर के मीन्स में यूज करते हैं। ओके, तो के मीन्स में आउटलायर को भी कंसीडर करते थे, जबकि यहाँ पर मिडवाइड में आउटलायर को कंसीडर नहीं किया गया। ओके, तो यहाँ पर आपको आउटलायर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और दूसरा के मीन्स में जो लिमिटेशन थी, लिमिटेशन थी कि आउटलायर को कंसीडर करते हैं। ओके, तो के मीन्स में यहाँ पर आप देख सकते हो, के मीन्स का जो एवरेज सैलरी आई है वो यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते। तो के मीन्स में ये प्रॉब्लम थी। Which algorithm is more efficient, k-means or k-modified? So the k-modified algorithm is more efficient than k-means algorithm. Okay, the k-modified algorithm can handle noise and outlier in data set, but k-means not. तो k-modified में जो डेटा का जो नॉइस था, डेटा नॉइस मीन्स जो आउटलायर की जो प्रॉब्लम थी, तो वो आउटलायर आउटलायर जो मीन्स जो आउटलायर जो होता है वो डेटाबेस में न्यू डेटा मीन्स जो उसकी वैल्यू काफ़ी डिफरेंट होती है। ओके, तो यहाँ पर जो आउटलायर को भी कंसीडर करते थे। ओके, PAM. Okay, तो PAM is the partitioning around midwide use a k-modified method to identify the clusters. Okay, तो PAM जो होती है k-modified एज अ k-modified भी हम कह सकते हैं, क्योंकि k-modified में PAM का ही यूज किया जाता है। ओके, तो PAM is select k objects arbitrary from data sets एज मिडवाइड। ओके, तो पैम में हम की ऑब्जेक्ट्स को एज ऑर्बिटरी मैनर में चूज करते हैं। जितने क्लस्टर बनाने उतने मिडवाइड हम चूज करते हैं। ओके, द सेलेक्टेड मिडवाइड आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट विच रिप्रेजेंट ईच क्लस्टर। ओके, तो जो जो मिडवाइड हमने चूज किए, सपोज 2 मिडवाइड चूज किए, तो वो 2 मिडवाइड 2 क्लस्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, replace between a selected object and non-selected would be improve the quality of the cluster and measure via cost function. ओके, अब हम जो selected object थे जिसे हम मिडवाइड कहते हैं, तो नॉन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट से हम रिप्लेस करते जाते हैं। ओके, तो इसको हम जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं नॉन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट से सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से नॉन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, तो उससे जो कॉस्ट फंक्शन उसको हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, और जिससे जो क्लस्टर की क्वालिटी इंप्रूव होती है। ओके, रिप्लेसमेंट से the replacement process continue until the quality of resulting clustering cannot be improved by any replacement. ओके, तो इसको हम जब तक रिप्लेसमेंट करते हैं तब तक क्लस्टरिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है। ओके, जैसे उसकी क्लस्टरिंग की जो क्वालिटी इंप्रूव होना मींस कांस्टेंट होती है, तब हम उसको रिप्लेसमेंट नहीं करते। ओके, डिस्टेंस मेजर फार्मूला। ओके, तो दीज फार्मूला यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस जो यूज़ करते थे हम के मीन्स एल्गोरिथम में करते थे। ओके, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस में हम हर एक ऑब्जेक्ट डेटा पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे। और जो के मोडाइड में हम यूज़ करने वाले हैं मनहंतन डिस्टेंस। ओके, मनहंतन डिस्टेंस जो है x माइनस x1 का मोड प्लस y माइनस y2 का मोड माइनस z n का मोड। ओके, तो दिस फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द Manhattan distance using in the k-modified algorithm. फंक्शनिंग ऑफ के मीन्स एल्गोरिथम। अब के मीन्स एल्गोरिथम का फंक्शनिंग यहाँ पर समझना जरूरी है। ओके, तो के मीन्स में हम सबसे पहले जैसे सपोज 2 क्लस्टर बनाने हैं। ओके, तो हम 2 मीन्स चूज करते थे। ओके, तो पहला मीन्स सपोज यहाँ पर चूज करते थे और सेकंड मीन्स यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ थोड़ा डिस्टेंस मीन्स चूज करेंगे तभी, यदि हम पास पास में मीन्स चूज करेंगे तो नंबर ऑफ इटरेशन इंक्रीज होंगे। ओके, जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ओके, इसलिए एक मीन्स इस तरह से चूज करेंगे ताकि एक ग्रुप यहाँ पर बन जाए और एक ग्रुप यहाँ पर। ओके, तो मीन्स चूज करने के बाद मीन्स जो चूज करते थे वो एज अ क्लस्टर को रिप्रेजेंट करता था। तो सपोज यहाँ पर जो मीन चूज करते वो C1 मीन्स क्लस्टर 1 को रिप्रेजेंट करता था और सेकंड मीन क्लस्टर 2 को। फिर उस मीन से हम सारे जो मीन्स जो क्लस्टर 1 था उस एज अ रिप्रेजेंटेटिव कहलाता था मीन में। ओके, तो इस मीन से हम जो सारे डेटा पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं, सेकंड मीन से भी सारे डेटा पॉइंट्स की डिस्टेंस कैलकुलेट कर देते। ओके, तो जिस डेटा पॉइंट की डिस्टेंस मिनिमम आती थी हम उस डेटा पॉइंट को उस क्लस्टर में असाइन करते थे। सपोज इस डेटा पॉइंट की डिस्टेंस इस मीन्स इस क्लस्टर के कंपेयर मीन्स C1 के क्लोजर आती है, तो हम इस डेटा पॉइंट को इस क्लस्टर में असाइन करेंगे। देन जिस क्लस्टर में न्यू डेटा पॉइंट असाइन करते थे उस क्लस्टर की मीन वैल्यू हम अपडेट करते थे, मीन्स कैलकुलेट करते थे, देन मीन वैल्यू अपडेट करते। फिर से हम सारे क्लस्टर की मीन्स
जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे। ओके, फिर जो डेटा पॉइंट, सपोज इस डेटा पॉइंट को कैलकुलेट करते थे, फिर इस डेटा पॉइंट की डिस्टेंस इससे भी कैलकुलेट करते थे, और इस जो मीन था इससे भी। ओके, तो जो सारे डेटा पॉइंट्स की, और जो मीन्स इस डेटा पॉइंट की जो भी डिस्टेंस मिनिमम आती थी, वो सपोज इस डेटा पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ इस मीन से काफ़ी डिस्टेंस लॉन्ग होगी। ओके, मैक्सिमम आएगी, जो डिस्टेंस है उसकी जो कैलकुलेट करेंगे वो मैक्सिमम आएगी, और यहाँ पर जो डिस्टेंस मिनिमम आएगी। ओके, तो हम इस डेटा पॉइंट को इस क्लस्टर, जो सेकंड क्लस्टर है, इसमें असाइन करेंगे। ओके, और यहाँ पर एक जो डेटा पॉइंट आप देख सकते हैं, दिस इज द आउटलायर, क्योंकि इसकी डिस्टेंस सारे जो मीन है यहाँ पर, इससे काफ़ी नियर है। ओके, तो अब इसको इस यहाँ पर मीन्स इसको मीन के मीन्स में इस आउटलायर को भी कंसीडर करेंगे। ओके, तो मीन की वैल्यू है तब तक चेंज करते हैं जब तक मीन की वैल्यू कांस्टेंट ना हो जाए। ओके, तो मीन की वैल्यू जो नेक्स्ट मीन से, और जो मीन से नेक्स्ट मीन की जो वैल्यू है, और जो प्रीवियस मीन से जो है मीन्स बराबर आ जाती है, तब के मीन एल्गोरिथम वहाँ स्टॉप हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली जो क्लस्टर यहाँ पर बनते हैं, प्लस साइन के थ्रू मीन एज अ मीन को हम उसको रिप्रेजेंट करते थे, और जो सेकंड जो था क्लस्टर उसको यहाँ पर मीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है इस क्लस्टर का सेंटर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है इस मीन के थ्रू, और यहाँ पर इस मीन के थ्रू इस क्लस्टर का सेंटर पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इस आउटलायर को भी इस क्लस्टर में एज अ कंसीडर किया गया है। ओके, के मीन में जो यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला यूज करते थे, उसमें x1 माइनस x2 देन इसका होल स्क्वायर उसको कैलकुलेट करते थे, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी था वैल्यू कैलकुलेशन में। ओके, फंक्शनिंग ऑफ क्यूमोडाइड एल्गोरिथम। तो क्यूमोडाइड एल्गोरिथम में हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो मनहंतन डिस्टेंस से कैलकुलेट करते हैं, और इसमें जो कैलकुलेशन है डिस्टेंस कैलकुलेशन वो काफ़ी इजी होती है। ओके, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस है वो x माइनस x1 का मोड प्लस y माइनस y2 का मोड, इस तरह से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो जो इसकी प्रोसेस समझना स्टार्ट करते हैं, तो के मोडाइड में जो डेटा पॉइंट्स हैं, तो इन डेटा पॉइंट्स में हम सपोज जो डेटा पॉइंट्स है, तो इसमें सेलेक्ट करेंगे कि जो मीन्स के इक्वल टू टू, मीन्स टू क्लस्टर हमें बनाने हैं। ओके, तो हम टू डेटा पॉइंट चूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर टू डेटा पॉइंट चूज करेंगे जैसे हम एज अ मिडवाइड कहेंगे। ओके, तो ये जो डेटा पॉइंट्स है, तो इन चारों डेटा पॉइंट्स में एक डेटा पॉइंट चूज करेंगे जैसे हम एज अ मिडवाइड कहेंगे, या इस डेटा पॉइंट को एज अ रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे, क्योंकि ये डेटा पॉइंट इस क्लस्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और सेकंड जो डेटा पॉइंट चूज किया उसको इस क्लस्टर को एज अ रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे, और दीज आर द नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ओके, तो दीज आर द नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है जो मिडवाइड, तो हर एक जो मिडवाइड से या रिप्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट से हर एक नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे महानतम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। तो सपोज इस जो डेटा ऑब्जेक्ट है, तो इस डेटा ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इस मिडवाइड से। ओके, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से, और इस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से भी इस पॉइंट मीन्स इस डेटा पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके, और जिस जिस मीन्स इससे कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट की इस मिडवाइड से मीन्स मिनिमम आएगी, और इस मिडवाइड से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी मैक्सिमम आएगी, तो इसलिए इस डेटा पॉइंट को इस क्लस्टर में कंसीडर करेंगे। इस तरह से सारे जो पॉइंट हैं इस मिडवाइड से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और इस मिडवाइड से भी इन सारे डेटा पॉइंट्स की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर इस मिडवाइड से भी इन डेटा पॉइंट्स की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके, और फिर लास्ट में हम चेक करेंगे कि जो डेटा पॉइंट की डिस्टेंस जिस क्लस्टर के क्लोजर होती है, हम उन डेटा पॉइंट्स को उस क्लस्टर में असाइन कर देते हैं। ओके, फिर देन जो स्टेप फॉलो करते हैं, इसके बाद जो टोटल दोनों कॉस्ट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट सपोज वी गेट द 13। ओके, तो 13 कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद इसके बाद हम जो हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसको नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करते हैं। ओके, और एक ही क्लस्टर का यहाँ नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करते हैं, दूसरे क्लस्टर का भी हम रिप्लेस कर सकते हैं नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से, बट जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो अभी एक एक ही उससे नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से उसको रिप्लेस करेंगे। देन फिर हम कैलकुलेशन जो अभी
कैलकुलेशन की सिमिलरली हम इस सेम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जो नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट था वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, दिस इज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट था प्रीवियस में, इसको नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया। ओके, अब ये जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट कहलाएगा, मीन्स इस इट इज अ न्यू मिडॉइड, और यह मीन्स इस क्लस्टर या इस मिडॉइड के थ्रू हम क्लस्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अब इस और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओल्ड यहाँ पर था इसको चेंज नहीं किया। अब इस मिडॉइड से सारे डेटा पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और इस डेटा पॉइंट से, तो सपोज इस डेटा पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इस डेटा पॉइंट से भी इसकी करेंगे, तो कंपेयर करेंगे इस डेटा पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ओके, किस मिडॉइड के क्लोजर है। ओके, सपोज इसके क्लोजर है तो इसलिए इसको इसमें असाइन करेंगे। इसी तरह से इस डेटा पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इस मिडॉइड से और इस मिडॉइड से, और जिसके क्लोजर होगी वो उसमें असाइन करेंगे। इस तरह से जो जिस डेटा पॉइंट की डिस्टेंस जिस मिडॉइड के क्लोजर होती है, हम उस डेटा पॉइंट को उस मिडॉइड में असाइन करते हैं। ओके, और फिर असाइन करने के बाद हम क्लस्टरिंग करते हैं। तो यहाँ पर एक क्लस्टर यहाँ पर बना लिया और एक क्लस्टर इन डेटा पॉइंट, 3 डेटा पॉइंट्स को यहाँ का कवर किया। अब इन दोनों क्लस्टर की हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर वी गेट द 15 टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर 15 टोटल कॉस्ट अचीव की, जो कि प्रीवियस कॉस्ट से मैक्सिमम है। ओके, तो इसलिए हम आगे जो है रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, मींस जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो रिप्लेसमेंट लास्ट टाइम किया था वो नहीं करेंगे आगे, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है हमने मैक्सिमम अचीव की है प्रीवियस कॉस्ट से, क्योंकि प्रीवियस में 13 कॉस्ट थी। क्योंकि जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो मीन्स जो पहले जो क्लस्टर बने हुए थे उसकी कॉस्ट मिनिमम थी, और जो फर्दर जो हमने कैलकुलेशन की है उसकी कॉस्ट मैक्सिमम है, क्योंकि ये जो क्लस्टर है इनकी क्वालिटी मीन्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, गुड नहीं है कंपेयर टू प्रीवियस क्लस्टर। ओके, तो इसलिए हम इसको आगे कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, और यहाँ पर आप जो कैलकुलेशन करेंगे कि जो आपकी वैल्यू है, यहाँ पर जो दोनों का डिफरेंस आएगा, टोटल कॉस्ट जो है करेंट टोटल कॉस्ट माइनस प्रीवियस टोटल कॉस्ट, तो जो वो आएगी इक्वल टू 2, तो जो 2 है वो 0 से ग्रेटर है। ओके, तो इसलिए हम इसको आगे कंसिडर नहीं करेंगे। यदि 0 से जो वैल्यू है करेंट कॉस्ट माइनस प्रीवियस कॉस्ट टोटल कॉस्ट की, वो 0 से लेस देन आती, तो हम फिर आगे फिर से हम इसको प्रोसेस करते। ओके, फिर से हम नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से इसको रिप्लेस करते हैं। ओके, रैंडमली किसी से भी, देन फिर आगे हम कैलकुलेट करते सारे दोनों मिडॉइड से सारे नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और फिर से हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें। सपोज इसकी टोटल कॉस्ट सपोज 10 आती है। ओके, तो 10 जो है 10 माइनस 13 करते तो -3 आती, जो कि 0 से लेस देन है, तो इसलिए हम फिर आगे फिर प्रोसेस करते। ओके, तो इस तरह से हम, यदि हमारी कॉस्ट जो है मैक्सिमम आती है सेकंड टाइम प्रीवियस से, तो हम फिर जो एल्गोरिथम है वहीं स्टॉप हो जाती है। ओके, तो इस तरह से जो है क्यू-मोडाइड एल्गोरिथम वर्क करती है। आई थिंक ये पूरा प्रोसेस आपको किस तरह से वर्क करता है क्यू-मोडाइड आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ क्यू-मोडाइड एल्गोरिथम। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट ऑर्बिटरी के रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट, जिसे हम क्यू-मोडाइड कहेंगे। ओके, जो कि क्लस्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो क्यू-मोडाइड हम जित सपोज 2 क्लस्टर बनाने हैं तो 2 मोडाइड चूज करेंगे, 3 क्लस्टर बनाने हैं तो 3 मोडाइड चूज करेंगे। ओके, स्टेप 2 रिपीट। ओके, तो यहाँ पर रिपीट करेंगे 3 स्टेप से 6 स्टेप तक। ओके, तो फर्स्ट जो थर्ड स्टेप है असाइन ईच रिमेनिंग ऑब्जेक्ट टू क्लस्टर विद द नियरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो हर एक जो नॉन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं, ओके, उन नॉन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जो रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट हैं उसके नियर असाइन करेंगे। ओके, कि जो है उसको असाइन करेंगे, जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो रेंडमली सेलेक्ट नॉन रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट, तो नॉन रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट को हम रेंडमली सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि डेटा पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम 1 बाय 1 डेटा पॉइंट को रेंडमली सेलेक्ट करेंगे। ओके, देन कंप्यूट द टोटल कॉस्ट। ओके, तो हर एक की पहले हम कॉस्ट इंडिविजुअली निकालेंगे हर एक ऑब्जेक्ट्स की, और उसको जो है जो मिडवाइड है उसको उसके जो नियर कॉस्ट है क्लोजर कॉस्ट उसमें असाइन करेंगे। देन फिर हम कंप्यूट करेंगे टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो है उसकी टोटल कॉस्ट यदि जो है एस इज द रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट। ओके, ऑफ स्वैपिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट। ओके, तो उसको फिर हम स्वैप करेंगे
ओजे विथ ओ रैंडम। ओके, तो उसके बाद ओजे से हम उसको ओ रैंडम सेलेक्ट करेंगे। मीन्स ओजे इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट। रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट से हम ओ रैंडम मीन्स जो रैंडमली जो नॉन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उससे हम रिप्लेस करेंगे। ओके, इफ टोटल कॉस्ट एस लेस देन जीरो, ओके देन स्वैप ओजे विथ ओ रैंडम। ओके, तो जो कॉस्ट कैलकुलेट की थी वो, यदि कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट वो जीरो से कम आती है तो हम उसको स्वैप करेंगे। ओके, यदि वो जीरो से ग्रेटर आती है, जो लास्ट टाइम जो कॉस्ट थी वो जीरो से ग्रेटर थी, इसलिए हमने उसको आगे फर्दर प्रोसेस नहीं किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल कॉस्ट है वो जीरो से कम है, तो हम उसको स्वैप करेंगे वापस नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को स्वैप करेंगे, और देन फिर हम उसको न्यू जो नॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और फिर से हम स्टेप थर्ड स्टेप से फिर सिक्स स्टेप तक हम फिर से उसको एज अ रिपीट करेंगे। ओके, तो अंटिल नो चेंज, यदि कोई चेंज नहीं आता है तो हम इसको रिपीट करेंगे। यदि टोटल कॉस्ट जो है जीरो से ग्रेटर आ जाती है तो एल्गोरिथम के मोडाइड जो एल्गोरिथम वो स्टॉप हो जाएगी। ओके, दिस इज द रेफरेंस। If you have any doubt related to K-Modide algorithm, so you can write in comment box. एंड अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि के मोडाइड का यूज़ करके एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, ताकि आपको के मोडाइड आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।